I'm Tanya. Welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. And today the topic that we will be studying in the most easiest way and in a summarized way, it's going to be recombinant DNA technology. Alright, so let's get started with this. First of all, to understand recombinant DNA technology, we know that it involves the manipulation of the DNA to create new combinations of genetic material. Other than this, it allows a scientist to isolate and introduce specific genes into target organisms, overcoming the limitations of traditional breeding methods. Recombinant DNA technology हमने इंट्रोड्यूस ही इस वजह से किया था ताकि हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से आगे बढ़ सके एंड हम न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए को लॉन्च कर सके, राइट? सो दैट वी कैन गेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वी कैन इंट्रोड्यूस इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड वी कैन गेट आवर डिजायर्ड जीन्स एंड वी कैन गेट द डिजायर्ड क्वालिटीज. ऑलराइट, अदर देन दिस, these are the tools which are required in the recombinant DNA technology. सबसे पहले चाहिए हमें restriction enzyme which are also known as the molecular scissors क्योंकि these enzymes are helpful in cutting the DNA. Then we need polymerase enzymes because after cutting of the DNA, we also need to add the desired gene and then we need to polymerize that DNA, right? Then we need ligase enzymes. लाइगेज एंजाइम्स क्या करते हैं? लाइगेट करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं. तो अगर हमें कोई नया जीन अपने डीएनए मॉलिक्यूल में ऐड करना है तो दैट विल बी हेल्पफुल बाय द लाइगेज एंजाइम. देन वी आल्सो नीड वेक्टर्स क्योंकि होस्ट ऑर्गेनिजम्स में अगर हमें नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है तो हम वेक्टर की मदद से ही नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, ठीक है? एंड देन अल्टीमेटली वी नीड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारे डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस करने के लिए काम आएगा, करेक्ट? सो दीज आर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टूल्स व्हिच आर नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट for the technology. All right, moving ahead. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डेफिनेशन की, सो एज आई टोल्ड यू दीज आर द एंजाइम्स दैट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी काट देंगे, बट देयर आर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जहां पे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कट करते हैं, करेक्ट? एंड इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द ईयर 1963. हिंट सेकंड वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैरेक्टराइज्ड. अगर यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस लिखा है मतलब कि वो अंदर की तरफ कट करेगा. एक्सोन्यूक्लियस आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो टर्मिनल एंड्स पे डीएनए को कट करते हैं, बट व्हेन इट इज एंडोन्यूक्लियस इट कट्स द डीएनए टुवर्ड्स द सेंटर. ऑलराइट, मूविंग अहेड, इनका फंक्शन हमें पता है. दे कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स सो दैट द डबल स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए कैन बी ब्रोकन डाउन, करेक्ट? जो कि उनके न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करके होगा. Now, let's talk about the DNA ligases. As we know, these are responsible for joining the DNA strands together by catalyzing the formation of phosphodiester bonds between adjacent nucleotides. यानी कि जो restriction enzyme का काम होता है उससे बिल्कुल opposite ligase का काम होता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? वो डीएनए के स्ट्रैंड्स को तोड़ते हैं और वो डीएनए को कट करते हैं. लाइगेज एंजाइम्स उन्हीं बॉन्ड्स को जोड़ के डीएनए को मॉलिक्यूल को हम जोड़ सकते हैं, राइट? मैकेनिज्म क्या होता है? ये एटीपी हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं फॉर एनर्जी. दे बाइंड द निकेड और द कट डीएनए फॉर्मिंग एन एंजाइम एडाइनिलेट इंटरमीडिएट. ओके, यहाँ पे 5 प्राइम पे आपका एएमपी जो ग्रुप है वो फॉस्फेट पे ट्रांसफर हो जाता है एंड यहाँ पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल एंड एडजेसेंट 5 फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड्स को जोड़ते हैं एंड इन्हीं बॉन्ड्स को जोड़ने की वजह से जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो पाता है, करेक्ट? यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर. दिस इज द स्टिकी एंड ऑफ डीएनए, दिस इज स्टिकी एंड ऑफ अनदर डीएनए. लाइगेज एंजाइम को जोड़ के वी कैन ऐड दीज 2 डीएनएस एंड मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ही ये होता है जब हम नए कॉम्बिनेशंस की मदद से कोई डीएनए बनाते हैं, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ऑलराइट, मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर. वेक्टर क्यों जरूरी होता है? वेक्टर इसलिए जरूरी होता है जो हमने नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे वेक्टर एक कैरियर की तरह काम करता है कि वो यहाँ से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेके होस्ट ऑर्गेनिज्म तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाता है, ठीक है? ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट द कैरियर ओवर हियर. अब क्या क्या चीजें जरूरी है क्लोनिंग वेक्टर के लिए? सबसे पहले चाहिए हमें ओरिसाइट विच इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हर एक वेक्टर में ओरिसाइट होना जरूरी है क्योंकि यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. कौन से डीएनए का? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का. जो नया डीएनए हमने ऐड किया है वेक्टर के लिए, जो जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करेगा थ्रू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वहां पे ये रेप्लिकेशन होगा, ठीक है? देन कम सिलेक्टेबल मार्कर्स. सिलेक्टेबल मार्कर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो एलिमिनेट कर देते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ को अलाउ करते हैं, ठीक है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है? क्लोनिंग साइट जहां पे आपका लाइगेशन होता है फॉरेन डीएनए का,
ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इट क्लोनिंग साइट। एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, यानी जिस जीन की हमें जरूरत है, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है या फिर देर आर अ लॉट ऑफ डिजायर्ड जीन्स, चाहे वो इंसुलिन हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो जो भी हमारे रिकॉम्बिनेंट या डिजायर्ड जीन है उनका जो यहाँ पे क्लोनिंग होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट की वजह से। हियर यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हियर वी हैव द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक आपकी 3 प्राइम साइट है, एक 5 प्राइम साइट है। इन दोनों के बीच में आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट होगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, ओके। एंड यहाँ पे योर जीन विल बी इंसर्टेड बिटवीन द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम साइट। You have promoter, selectable marker and antibiotic resistance gene over here. ठीक है? So these are the ideal factors which are needed in the cloning vector. Moving ahead now, let's talk about the methods for introducing recombinant DNA. अगर हमने एक वेक्टर बना लिया ऑलरेडी, तो अब हमें उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी मेथड्स होती है। वन ऑफ द मेथड्स इज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, हम उन्हें ट्रीट करते हैं कैल्शियम से टू मेक देम कॉम्पिटेंट, ताकि हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर इंक्यूबेट कर सके, ठीक है। तो केमिकल की मदद से अगर हम किसी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस होस्ट सेल के अंदर जा सकता है या फिर इंक्यूबेट कर सकते हैं, दैट मेथड इज कंसिडर्ड एज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मूविंग अहेड टू माइक्रो इंजेक्शन, दिस इज द मेथड। नाम से ही काफी क्लियर है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। नाउ कमिंग टू बायोलिस्टिक्स और जीन गन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द प्लांट सेल्स। ये होते हैं सूटेबल प्लांट्स के लिए, जिसमें हम बम्बार्डिंग करते हैं प्लांट सेल पे बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, जो कि कोटेड होते हैं किससे? हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो उस बम्बार्डिंग की वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर कोटेड होता है, वो प्लांट सेल के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। दिस वाज मेथड। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द होस्ट सेल यूजिंग द वेक्टर्स जो कि पैथोजन से मिलते हैं और जिन्हें हम नॉन पैथोजेनिक बना देते हैं। मतलब हम पैथोजेंस को लेते हैं, हम उन्हें पहले नॉन पैथोजेनिक बनाते हैं, उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पैथोजेनिक हुए तो वो हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, बट हमें वो नहीं चाहिए। दैट इज वाई हम उन्हें हार्मलेस बना के अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स जिनके थ्रू हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए हमें चाहिए। डीएनए कैसे लेंगे हम? पहले तो हम सेल को डिसरप्ट करेंगे। सेल कैसे डिसरप्ट करेंगे? उसकी सेल वॉल को रप्चर करके। अब सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, तो हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज करते हैं उस सेल वॉल को डिसरप्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे फंगी के लिए हम काइटिनेज यूज करेंगे, सेल्यूलेज यूज करेंगे प्लांट सेल की वॉल के लिए, ठीक है। लाइसोजाइम हम यूज करते हैं बैक्टीरियाज के लिए। एंड देन जब हमने उनकी सेल वॉल रप्चर कर ली, देन हम उसके कंटामिनेंट्स को रिमूव कर देते हैं एंड अल्टीमेटली डीएनए प्रेसिपिटेट करके हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच यू कैन क्लियरली सी, जहां से हम डीएनए को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज इट अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कटिंग ऑफ द डीएनए। तो एज वी नो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ सीक्वेंस चाहिए कि कहां से कौन सा सीक्वेंस कट होगा, जिसके लिए उनकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होती है जहां पे उनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उस डीएनए को कट करता है। देन कटिंग होगी आफ्टर बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन वी डू अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। देन वेक्टर डीएनए डाइजेशन एंड अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। यहाँ पे यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपने ह्यूमन सेल लिया, सपोज दिस इज डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन सेल, और ये आपका डिजायर्ड जीन है। ये जीन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन है, ठीक है। तो आपका ये डिजायर्ड जीन है। देन व्हाट यू डिड, यू टुक द बैक्टीरियल सेल, वहां से आपने प्लाज्मिड निकाला, वेक्टर विच इज बेसिकली और सर्कुलर डीएनए। इस वेक्टर को और इस जीन को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। आफ्टर दैट दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज your addition of the restriction, this is the addition of your desired gene, ठीक है। और यहाँ पे इनका एडिशन कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम करेगा, क्योंकि लाइगेशन हो रहा है। सो व्हेन योर वेक्टर इज कंबाइंड विद द डिजायर्ड जीन, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए और योर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसी को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय द मेथड्स दैट वी जस्ट सॉ नाउ। ऑलराइट, सो दैट वाज इट अबाउट द
recombinant DNA technology, and ultimately जब आपका सब कुछ हो जाता है then we use the PCR. And why is PCR used? PCR is basically used for the amplification of that DNA, because you cannot continuously keep isolating and keep making so many DNA molecules. That is why we use PCR technique, जिसमें 3 major आपकी steps होती हैं, which is your denaturation, alright, then comes annealing and then comes extension. इन तीनों major steps के through आप DNA molecule को amplify कर सकते हैं through different PCR cycles as well. Alright, here in this diagrammatic representation you can see from 1 it becomes 2, 2 to 4 and then so on. Alright. And once the insertion of recombinant DNA is done into the host cell, ठीक है, that is basically the next crucial step, जो कि हमने बहुत सारी methods के through देख लिया अभी, like biolistics और gene gun was for plant cell, micro injection for animal cell, disarmed pathogen, also chemical transformation. ठीक है, जैसे ही आपका recombinant DNA बन गया, आपने उसको amplify कर दिया, उसके बाद आप उसे host organism में introduce कर सकते हैं, right? Once this is done, then you will obtain the foreign gene product, okay? So the recombinant DNA multiplies in the host cell because of the replication site mentioned in the vector, and it leads to the expression of the foreign gene, okay? And this protein is harvested and purified using various techniques, and lastly हम करते हैं large scale production using bioreactors providing optimal growth conditions for the cells, alright? So here you can see, जैसे ही आपका जीन एक्सप्रेस कर जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उस प्रोटीन को हार्वेस्ट करना है और हमें उसे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होता है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा? दिस इज द कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम सच एज बायोरिएक्टर्स, जहाँ पे हम उन्हें ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर और हम उनसे वो कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सके. ठीक है, सो द फ्रेश ग्रोथ मीडियम इज कंटिन्यूसली एडेड while the spent medium is removed. As you can see over here, यहाँ पे continuously fresh growth का medium add किया जाता है. यहाँ पे आपका जब सारे nutrients essential चीजें जब absorb कर ली जाती है, so the waste is collected over here and this is a continuous flow. Alright, यहाँ पे effluent tube भी लगी होती है. You can also control the temperature, you can also control the pressure, and you can also control the pH in this culture system, and that is how it is being produced in large scale area. Alright, and lastly comes the downstream processing. जब तक आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है that is called upstream, लेकिन जब वो मार्केट में लॉन्च करने के जस्ट पहले की जो थोड़ी प्रोसेसेस होती हैं that is called downstream processing, which can be packaging, which can be purification, which can be clinical trials in terms of medicines or antibiotics, right? So the product undergoes separation and purification process, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जो जस्ट बिफोर द लॉन्च इन द मार्केट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. एज यू कैन सी ओवर हियर, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल्स, product isolation, product purification, product polishing, and ultimately to the markets, right? So before you launch the product directly into the market, the processes which takes place over here are the downstream processing. All right. So that was it about the recombinant DNA technology. I hope that you understood it. Also, we have a free mock test for all of you. You just have to go to the description. There's a link given over there. You have to choose NEET option, and that link will take you for the free mock test, because we know that NEET exam is right around the corner. Do not miss your chance to attempt a free mock test so that you can analyze your performance and you can perform better. All right, thank you so much. I hope that this video was helpful in a summarized way. If it was, do like the video and do comment down below if you want me to make certain more videos for you. Thank you.